भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। माना जा रहा है कि 80 लोकसभा सीट वाली सबसे बड़े प्रदेश को साधने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से अगर दिल्ली पे काबिज होना उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये सब जानते हैं। तो इसलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसकी कोशिश में लगती नजर आ गई है। 2022 के चुनाव में जहाँ देखा गया था कि पूर्वांचल का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुनाफिद नहीं रहा था, उसको देखते हुए अब की बार पूरा फोकस जो रखा गया है वो खुद पूर्वांचल पर रखा गया। उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था 30 मई से लेकर 30 जून तक चला गया महासंपर्क अभियान के तहत भी पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद माना जाता है कि जुलाई और अगस्त से लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा सहित के बड़े नेताओं का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ होगा। उसके आगाज आज खुद झंडी दिखाकर रवाना किया है। गोरखपुर जिले में जहां गीता प्रेस वर्ष शताब्दी समापन समारोह में शिरकत की है, खासतौर से वहीं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करके एक सौगात देने का काम किया है। खासतौर से लोगों का मानना है कि 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को साधने में लगी है। यही नहीं, आपको बता दें कि जब ट्रेन रवाना हुई, पूर्वांचल की जनता ने भव्य तरीके से ट्रेन का स्वागत किया। खासतौर से जो ट्रेन में सवार थे बच्चे, जिन बच्चों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, बात की, उन बच्चों से उनके बारे में जानकारी ली। कुछ बच्चों ने भी अपनी जानकारी प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया। खासतौर से बच्चे आज प्रधानमंत्री से मिल करके अभिभूत रहे। बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। यही नहीं, ये ट्रेन गोरखपुर से चल करके लखनऊ पहुंचेगी और लखनऊ पहुंचने के बाद ये गोरखपुर के लिए दोबारा रवाना होगी। खासतौर से आपको बता दें कि इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने कहा इस तरह का ट्रेन अभी तक नहीं मिला था भारत में, खासतौर से पूर्वांचल में, और आज इस ट्रेन में बैठ करके हमें विदेशों की अनुभूति। यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड को लेकर लगातार घमासान मचा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मौलवियों से अपील की है कि वो मस्जिदों की नमाज के बाद लोगों को बताएं कि वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड का विरोध करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार देश के मुस्लिमों को एक समान कानून, एक समान अधिकार देना चाहती है, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक की सुरक्षा है। सरकार चाहती है कि सभी को एक समान सुरक्षा मिले। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का भी विरोध हुआ, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक को लाया गया, उसी तरीके से लगातार इसका विरोध करके एक माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है, सरकार इससे पीछे ना हटे और यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड को लेकर आए और सभी मुस्लिमों को, चाहे वो मुस्लिम हो या दूसरे धर्म जाति संप्रदाय से आते हों, उन सभी को एक समान कानून, एक समान। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन साफ है उन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जल निगम के नगरीय कर्मचारियों को लगभग जनवरी के बाद से अब तक वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं और लगातार इसको लेकर के पत्र भी लिखे जा रहे हैं। साफ है कि ऐसे कर्मचारी जो लगातार इसका विरोध जता रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा तो आखिर उनका घर कैसे चलेगा। लेकिन इसी बातों को लेकर के लगातार अपनी प्रमुख सचिव या मंत्री तक की आवाज भी पहुंचाई जा रही है। हालांकि जनवरी से अब तक 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। यूपी एसटीएफ ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया है, क्योंकि एक ऐसा गैंग यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है जो लोगों के साथ ठगी करने का काम कर रहा था। ये गैंग उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लोगों को अपना शिकार बना रहा था। गैंग की बात करें तो लोगों को बाहर जाने की ट्रिप का झांसा देकर ठगी करते थे। लोगों को ये बताया जाता था फ़ोन कॉल के माध्यम से कि उनका नंबर हुंडई कार के शोरूम से या तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार के शोरूम हैं उनमें लकी ड्रा के माध्यम से चुना गया है। जब लोगों को ये भरोसा होता था कि क्योंकि वो लगातार उन लोगों के संपर्क में रहते थे जो नई कार खरीदते थे, तो ऐसे में उन लोगों को टारगेट करके शिकार बनाया जाता था। 6 लोगों को आज बरेली से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के साथ एक बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों को महंगे होटल में बुलाकर उनको 2 दिन और 3 रातों की ट्रिप की बात कही जाती थी। जब लोग बाहर टूर पर चले जाते थे, जब वापस उन होटलों से चेकआउट करते थे, तो उनको पता होता था कि उनके साथ ठगी हो गई है। कहीं ना कहीं तमाम मामले जब उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, उसके बाद यूपी एसटीएफ की कई टीमें इस पर लगाई गई कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। आज बरेली से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। यूपी एसटीएफ ने आज एक
समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार अखिलेश यादव जिलेवार बैठकें ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का प्लान है। संगठन किस तरीके से मजबूत हो, समाजवादी पार्टी के जो 18 प्रकोष्ठ हैं उनके सदस्यों के चयन को लेकर अखिलेश यादव लगातार विचार कर रहे हैं। आपको बता दें आज भी बैठक हुई है और अखिलेश यादव और सांसद शिवपाल यादव दोनों लोग चाचा भतीजा मिलके 2024 की रणनीति तैयार कर रहे हैं, अपनी टीम रेडी कर रहे हैं। टीम में एक एक सिपाही मजबूत हो उसको लेकर अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं और आज ही अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी जो उनकी प्रकोष्ठ है तमाम उपाध्यक्ष सचिव और लोगों का ऐलान किया गया है। समाजवादी लखनऊ में अंसल एपीआई बिल्डर का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अंसल एपीआई बिल्डर ने नगर निगम की 223 बीघे जमीन दूसरों को बेच दी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा लखनऊ में होता रहा और अधिकारी चुप रहे। आपको बता दें कि अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी योजना चल रही है और उसके अंतर्गत 223 बीघे जमीन जो नगर निगम की थी उस पर या तो बिल्डिंग बना दी या फिर दूसरे लोगों को बेच दी। ये पूरा मामले का खुलासा तब हुआ जब सरोजनी नगर एसडीएम ने इसकी जो है पूरी जांच की। जांच में सामने आया कि 223 बीघे ज़मीन जो थी वो अंसल एपीआई ने कहीं ना कहीं बेची है। इसके बाद अब नगर निगम है वो सख्त हुआ। नगर नायक ने बाकायदा जो है अंसल एपीआई बिल्डर को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि या तो दूसरी ज़मीन दें, नहीं तो जो वहाँ पर बिल्डिंग बनी, कोठियाँ बनी, उनको ध्वस्तीकरण करके नगर निगम अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में दे लेगा। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस समय अंसल एपीआई बिल्डर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा था उस समय राजधानी लखनऊ के तमाम बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि वहां पर तमाम अधिकारियों को भी गिफ्ट स्वरूप में तमाम चीज़ें दी गई। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं क्या अंसल एपीआई जो था बिल्डर उस पर सख्त कार्रवाई होगी या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके मामले को आगे बढ़ा दिया जाए। अमेठी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर 55 वर्षीय वृद्ध के ऊपर आरोप लगा है कि 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है जहां पर यह आरोप है कि 4 वर्षीय अबोध बालिका गांव में पड़ोस के घर में टीवी देखने गई थी और वहीं अकेली पाकर 55 वर्षीय वृद्ध ने अबोध बालिका के साथ दुराचार जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मामला थाने पहुंचा और तहरीर मिलते ही पुलिस ने नाबालिग बालिका को मेडिकल के लिए भेज दिया है और वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद, मेडिकल के बाद क्या रिपोर्ट आती है और क्या आरोप सिद्ध होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा विधायक इरफान की जो लाइसेंस है अब उसको डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और इस कारण बताओ नोटिस भी इरफान सोलंकी को जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि जाजमऊ में महिला के प्लाट पर कब्जा करना और आगजनी के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इस वक्त वह महाराजगंज जेल में बंद है। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और साक्ष्य के आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके पास लाइसेंसी असलाह है जिसके निरस्तीकरण को लेकर के जाजमऊ पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर डीएम कोर्ट को भेजा था। डीएम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर इरफान सोलंकी का जो लाइसेंस है उसको निलंबित कर दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब एक हफ्ता बाद जब इरफान सोलंकी की तरफ से जो भी जवाब आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें इन सभी कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल इस बारिश व अन्य चीज़ों को लेकर के उनकी कानपुर कोर्ट में पेशी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन लाचलहा निरस्तीकरण डीएम कोर्ट ने संतुष्टि कर दी है। पिछले कई वर्षों से 1 दर्जन से अधिक घर बना करके स्थानीय लोग पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किए हुए थे। कई बार नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से बस्ती को गिरा दिया गया। पूरा मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के संगरी पीपल के पास का है, जो कि हाईवे किनारे गांव के लोग कई वर्षों से पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे। कई बार जिम्मेदार विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद भी बस्ती के लोगों ने ना ही अपना सामान हटाया और ना ही अपना घर गिराया, जिसके चलते जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो विभाग है, कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर से लगभग 1 दर्जन घर गिरा दिए हैं। इसी दौरान राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की सही टीम मौजूद
कुशीनगर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। हालांकि इस खुलासे में मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वह पड़ोसी प्रांत महाराजगंज के अलावा कुशीनगर के कई थानों में उसके खिलाफ चोरी, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामले में मुकदमा भी दर्ज है। हालांकि पुलिस जिन 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है उन चारों वाहन चोरों के खिलाफ कुशीनगर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के खड्डा थाने का है, जहां पर प्रभारी निरीक्षक खड्डा के अलावा 2 अन्य प्रभारी निरीक्षकों के संयुक्त रूप से कार्रवाई में 4 वाहन चोरों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान उन वाहन चोरों के निशानदेही पर 19 मोटरसाइकिल जो चोरी की थी उन्हें बरामद किया गया। साथ ही 2 तमंचे के अलावा कई कारतूस बरामद भी किया गया। साथ ही पुलिस की टीम के द्वारा उनके पास से 4 अदद मोबाइल, 10,000 रुपया के अलावा अन्य कई सामान जो चोरी के घटना में प्रयुक्त होते थे और चोरी के थे उन्हें बरामद। रामपुर में 1.5 लाख का बंदर देखने को मिला है। जी हाँ, एक किसान तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए 1.5 लाख रुपए अपनी बाइक के बैग में रख के ला रहा था कि वहाँ पे जैसे ही वो रुका तो बंदरों के झुंड ने उसकी बाइक से 1.5 लाख रुपए का बैग निकालकर पेड़ पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल रही, पूरा अफरा तफरी का माहौल रहा तहसील के अंदर और बंदर को बड़ा लालच देने के बाद ब्रेड खिलाकर, आम दिखाकर, फल दिखाकर, केले खिलाकर बड़ी मुश्किल से उस बैग को वापस पाया जा सका। तब जाकर किसान अबरार की सांस में सांस आई। लेकिन ये 1.5 लाख का बंदर चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बंदर किसान का 1.5 लाख रुपए का बैग लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है और उसके बाद उसे परेशान करता है और बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद लालच में कहीं जाकर वो बैग देता है। तब राहत मिलती है किसान को। तो जिस तरह से ये घटना सामने आई, ये कौतूहल का विषय बनी हुई थी। महज 1 घंटे की बारिश ने मऊरानीपुर नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की देर शाम बारिश ने यहाँ पर जो वार्ड हैं वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गए थे। कई वार्डों में दुकानों और घरों में कई फुट तक पानी भर गया था, जिसको लेकर यहाँ के जो नगरवासी हैं उन्होंने नगर पालिका की जो कार्यशैली है उस पर रोष जताया है। आपको बता दें कि बुधवार को मऊरानीपुर नगर में हुई 1 घंटे की बारिश में जगह जगह पानी का सैलाब दिखाई दिया। इस वर्ष लोगों ने बताया है कि इस वर्ष सफाई न होने के कारण यह दशा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से ज़ोर तौर से प्रचार प्रसार किया गया था और जीत के बाद कई दावे किए गए थे, लेकिन इस तरीके की बारिश के बाद नगरवासियों को हो रही असुविधा से कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नगर पालिका में जो साफ़ सफाई नहीं है वो कब तक होती है। और मानसून की बारिश शुरू हो गई है, अब ऐसे में साफ़ सफाई कराने में भी काफ़ी कठिनाई साबित हो सकती है।